हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वीएमओयू हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 6 जायसी काव्य के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम उन्हीं प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न था, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के अद्वितीय कवि हैं। इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो हमने इसका यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। चारी बसेरे सो चरदे, सत सो चरदे सो पार। सूफी साधना में भाव दशा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साधक बार बार अपनी शक्ति को उपयोग परमात्मा के ध्यान में लगाता है। इस दशा में साधक की आंखों से अश्रुपात होता है। उसमें उन्माद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वह बार बार परम प्रियतम के नाम का जप किए जाता है। जागतिक विषयों का तिरोभाव हो जाता है। यदि भाव दशा पूर्णता को प्राप्त होती है तो वह वजूद की अवस्था कहलाती है। जायसी ने रत्नसेन की इसी भावावृष्टि दशा का चित्रण प्रेम खंड में किया है। हीरामन तोता जब पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है तो राजा रत्नसेन इसे भाव दशा को प्राप्त करता है। सूफी शब्दावली में इस दशा को हाल कहा जाता है। जायसी का श्रृंगार। जायसी ने पद्मावत में संयोग एवं विप्रलभ दोनों प्रकार के श्रृंगारों का चित्रण किया है। सूफी प्रभावापन्न साधक होने के कारण कवि का मन वियोग वर्णन में अधिक रमा है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती के विरह वर्णन को हिंदी की अद्वितीय वस्तु कहा है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी का सूफी मत खो गया है। वह एक आतुर पत्नी की सहज क्रंदन है। नागमती आदर्श पत्नी है। नागमती ईर्ष्यालु है। वह पति को अन्य सुंदरियों के संपर्क से बचाना चाहती है। दूसरी तरफ रत्नसेन दक्षिणी नायक है। वह एक साथ दो प्रियाओं में अपने अनुराग का वितरण करता है। यहाँ भारतीय काव्य परिपाटी के अनुसार कुछ भी अनुचित नहीं है। विरह की यह अंतर्धारा दोनों पक्षों में प्रवाहित है। राजा रत्नसेन भी अपनी प्रिया की प्राप्ति के लिए आतुर है। इस प्राप्ति के लिए वह चित्तौड़ का राज्य तक ठुकरा देता है। यह स्वच्छंद प्रेम दोनों पक्ष में प्रबल होकर प्रकट हुआ है। चित्तौड़ में राजा की राह देखते हुए नागमती विकल हो उठती है। वह साधारण स्त्रियों की तरह विलाप करती है। जायसी ने इस विलाप को 12 मासे के रूप में वर्णित किया है। जायसी ने आषाढ़ माह से 12 मासे का आरंभ किया है। जायसी के इस विलाप वर्णन में सारी सृष्टि मानो विकल है। उत्तर भारत का जनजीवन, कृषि चक्र, जीव व्यापार प्रगाढ़ होकर प्रकट हुआ है। जायसी इस 12 मासे के वर्णन में भारतीय ग्राम समाज से इतना प्रभावित है कि वह भूल गए हैं कि नागमती रानी है। अतः साधारण गृहस्थ का दैनिक कार्यकलाप इस 12 मासे में भरा पड़ा है।
इसलिए सामान्य जन का साधारणीकरण इस नागमती विरह में सहज संभव हो जाता है। नागमती अपनी विवशता का संदेश प्रियतम तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों की सहानुभूति चाहती है। पेय सो कहेहु सदेसड़ा, ए भवरा ए काम काग, सो धनी बिरहे जई जरी मुई, तेहिक दुआ हम लाग। नागमती के विरह जन्य ताप एवं दुख से प्रकृति के विविध जीव जंतु भी करुण हो उठते हैं और नागमती की विरह रूपी अग्नि की धुआं लगने से भंवरा और कोए भी काले हो जाते हैं। कुछू की जसी कोयली रोए, रक्त आंसू घुघुची बन बोए। जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में अत्युक्तियों का खूब उपयोग किया है। नागमती जिस पक्षी को अपना विरह जन्य पीड़ा सुनाती है वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जल जाता है। जे ही पंखी कहे अड़वा, कही सो विरह के बाद, सोई पंखी जाई ही तरीवर होई निपात। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी सटीक बैठती है कि वह अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। यहाँ हमारे अध्येताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि जायसी के विरह वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी है। अतः जायसी को हम विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। वेदना का ऐसा सघन देशज रूप अन्यत्र दुर्लभ है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में जायसी का चित्त वियोग की तुलना में कम रमता है, लेकिन पद्मावत में इसके 3 रूप साफ उभरे हैं: आध्यात्मिक, सामान्य गृहिणी के रूप में चित्रण तथा परंपरा भक्ति श्रृंगार वर्णन। भारतीय आदर्श को ध्यान में रखकर सखियां पद्मावती को समझाती है कि माता पिता कन्या का विवाह करके निश्चित हो जाते हैं, लेकिन आजीवन निबाह तो पति से ही होता है। माता पिता बियाही सोई, जन्म निबाह पिय ही सो होई। इसी आदर्श को सामने रखकर पति को संतुष्ट करने में ही पद्मावती आनंद पाती है। वह पति के प्रति पूर्ण समर्पित है। जो तुम चाहहु सो करहु नाही, जानहु भल मंद। जायसी के संयोग श्रृंगार पर बहुत आलोचक अश्लीलता का आरोप लगाते हैं तथा इसे फारसी परंपरा का प्रभाव मानते हैं, लेकिन भारतीय काव्य परंपरा में घोर श्रृंगार वर्णन की परिपाटी रही है। अतः अश्लीलता को फारसी प्रभाव नहीं माना जा सकता है। थैंक यू गाइस।